सर अब बताइए आप हमें, जिस तरीके से हम क्वालिटी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, और पिछली बार भी आपने वैसे तो हमें बताया था कि आप किस तरीके से आपके जो की पॉइंट्स हैं या कौन से वो आपके चेकलिस्ट में पॉइंट्स रहते हैं जिनके हिसाब से आप ढूंढ कर निकालते हैं स्टॉक्स। थोड़ा सा और डिटेल में हमें समझाने की कोशिश कीजिए आज कि क्या आपका भी ऐसा कोई लिमिटेड नंबर है कि 100 स्टॉक्स में काम करना है या 200 स्टॉक्स में काम करना है, उन्हीं को घुमा घुमा कर चेक करते रहना है और फिर उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, या फिर आप अपॉर्चुनिटीज के लिए एकदम ओपन रहते हैं और जो भी सेक्टर जो भी स्टॉक चलता हुआ दिखाई देता है वहां पर आप काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी निकालते हैं? मैम मैं आपको ना पहले 4 चीजें बताना की कोशिश करता हूँ इस चीज में। ठीक है। इन्वेस्टिंग अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक तो इन्वेस्टिंग होती है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, जहां पर हम ढूंढते हैं अच्छा क्वालिटी का स्टॉक जो मार्केट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है या मार्केट ने किसी वजह से उसको बहुत ज्यादा पीटा है और हमें लगता है वो स्टॉक बहुत अच्छा चलेगा। समथिंग एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर। टाटा मोटर 25,000 करोड़ के मार्केट कैप में मिल रहा था मार्च 2020 में 70 रुपए में, जो आज 500 रुपए चल रहा है। तो अगर राकेश झुनझुनवाला साहब ने मैंने भी उस टाइम पे 80-90 रुपए में स्टार्ट किया था इसको लेने का। तो ये इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब इसका भाव 1-2 लाख करोड़ होना चाहिए, 25,000 करोड़ में मिल रहा है। करेक्ट। तो वो आपको स्कैन करके देखना पड़ेगा ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक किस लिए मार्केट में टूटा हुआ है। नंबर 2 आता है ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, जो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्म कर रहा है और हमें लगता है आगे जाके भी ये आउट परफॉर्म करेगा बिकॉज इनका रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन हर साल कंटिन्यूअसली बढ़ जा रहा है। इसका एक एग्जांपल है एशियन पेंट, पीडीलाइट। आप देखो कंटिन्यूअसली अपमूव में आपको दिखाएगा लास्ट 10, 12, 15 साल से। तो कोई भी साल आपने लिया होगा, नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। ठीक है। तो एक तरह से हम एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रोथ स्टॉक्स के। तीसरा जो मैं करता हूं दैट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमें यह है कि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा इंडस्ट्री चलेगी, उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक चलेगा, हम वो आइडेंटिफाई करके हम इन्वेस्ट करते हैं। तो तीनों केस में कोई स्टॉक का लिमिटेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में हाँ मेरा लिमिटेशन ये है, मैं निफ्टी का ट्रेड एनएससी के स्टॉक्स को देखता हूँ, बीएससी के स्टॉक को नहीं देखता। तो एनएससी में ऑलमोस्ट 1800 स्टॉक्स है, उनमें से 500 कचरा है, तो 500 में माइनस कर दो आप, तो 1200-1300 स्टॉक को मैं ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है। इसलिए आप जब भी मुझे कोई भी स्टॉक के बारे में पूछते हो, चार्ट पढ़ने से पहले मैं ज्यादातर जवाब दे देता हूँ आपको। हाँ, एक चीज ये, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चौथा पिलर की बात कर रहा हूँ, उस केस के लिए आपको 100 स्टॉक ही चूज करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, हम 2 दिन या 1 दिन के लिए खरीद रहे हैं जी, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं। तो आपको 2 या 3% चाहिए होता है उस ट्रेडिंग से, या अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 या 6% चाहिए होता है। तो उस स्टॉक का बिहेवियर, उसका प्राइस बिहेवियर हमें मालूम होना चाहिए। आप सारे दुनिया भर के स्टॉक ट्रेड करके आप निकाल नहीं पाओगे मुझे कल क्या ट्रेड करना है। उसीलिए लिमिटेड स्टॉक चाहिए। 80 से 100 स्टॉक का आपका हॉराइजन हो तो ज्यादा बेटर। उस केस के लिए आपको लिक्विड स्टॉक भी होना चाहिए। जैसे मैंने बीच में बोलते हैं, जैसे आपको कुछ दिन पहले लास्ट वीक हमारी बात हुई थी बोरोसिल रिन्यूअल के लिए जी, तो वो 500 का लेवल था। मैंने बोला था ट्रेडिंग का व्यू नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छा है और आपको लेना भी चाहिए। आज देखो 600 रुपए भी हो गए। होता क्या, ये स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो सर्किट से ऊपर जाता है, सर्किट से नीचे आता है, तो आप उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको लिक्विडिटी स्टॉक्स जैसे निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, ये स्टॉक लेके आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हॉराइजन बढ़ाना पड़ेगा, आपको मिड कैप स्मॉल कैप भी देखना पड़ेगा। आपका ये आपके उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कौन से उम्र के हो, 20-25 साल के हो या 45-50 साल के हो, उसी हिसाब से रिस्क कैपिटल भी होता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आपको नजर रखनी पड़ता है जब आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो ये वो स्ट्रेटेजी अच्छा है। जब आप 100 स्टॉक लेते हो, बट वो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तो जो भी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं की जा सकती है। ट्रेडिंग के लिए आप टॉप 100 या 200 को फॉलो करके चलिए और वहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए और उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद कौन कौन से और तरीके हैं इन्वेस्टिंग के, वो सर ने बता दिया है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर ये सवाल लेने के लिए। एग्जांपल देता हूं जैसे SWL में आपको देता हूं, वो इन्वेस्टिंग के लिए मैंने पर्सनल पोर्टफोलियो में है, या TCI एक्सप्रेस है, ये सारे के सारे 1,500-2,000 करोड़ की कंपनीज है। ये आपको टॉप 500 में भी नहीं दिखेगा कंपनीज, करेक्ट। मगर
बिकॉज मुझे ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, ऑटो सेक्टर में ऑटो एंसिलरी अच्छा लग रहा है, तो हमने वो ढूंढना पड़ा जब ऑटो एंसिलरी में कौन से स्टॉक क्या क्या काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट। वापिस मैं बहुत बता दूं, ये जो टूटा हुआ दिख रहा है वो स्प्लिट हुआ है, टूटा नहीं है स्टॉक, है ना। तो यही चीज है जो आपको अगर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है और कंपाउंडिंग 30-35% करना है, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब वो आपके 100 स्टॉक से तो नहीं मिलेंगे। ठीक है सर। रोहित जी कह रहे हैं कि लोकेश जी, डोंट यू सी HCC एंड फेडरल मोगुल एज वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स? ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, वैल्यू इन्वेस्टिंग हम किसको बोलेंगे मैम? सबसे पहला चीज, जो टूट गया और वही मुझे खरीदना है ऐसा नहीं होता है, उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं बोलते। मैंने जैसे टाटा मोटर्स की बात की, 300-400 वाला स्टॉक 70 रुपए मिल रहा है, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया, हमने ले लिया। उसके साथ साथ उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें दिखना चाहिए जो पोटेंशियल है। मार्केट ने जरूर पनिश किया, बट उसमें पोटेंशियल है, वापिस ही ऊपर 300, 400, 500 आना चाहिए। अब मैं जब SCC की बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेके, तो आप देखोगे इसका जो मार्केट कैप है वो 1400 करोड़ का है, करेक्ट। मगर इसका जो डेट है, तो आप इसका डेट देखोगे 2600 करोड़ का डेट है। टोटल मार्केट के कैप का डबल इसका डेट है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखोगे इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 34% का है। प्रोमोटर होल्डिंग 34 होने के बावजूद 92% प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो प्लेज है, मतलब गिरवी रखी हुई है। अब 10%, 15% प्रोमोटर गिरवी रख के कंपनी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करे, समझ में आता है। जो मेरे पास पूरी कंपनी है उसका 34% है, 70% पब्लिक के पास ही है। कोई रिटेल, कोई म्यूचुअल फंड के पास नहीं है, कोई FIs के पास नहीं है। फंसा कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर पूरा फंसा हुआ है, क्योंकि सस्ता है तो ले लो। आप अगर टाटा मोटर्स से कंपेयर करोगे, टाटा मोटर्स में FIs, DIs का पैसा फंसा हुआ है, तो आपको दिखेगा कि बड़े लोग कहाँ लगा रहे हैं, वो आप देखो, उसके बाद पैसा लगाओ, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं मालूम होता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा चीज, 92% जब कंपनी प्लेज कर दी है, तो प्रमोटर का फायदा क्या है उस कंपनी में रहने का? प्रमोटर तो पैसा निकाल लिया अपना, उन्होंने जो शेयर था वो प्लेज देके बैंक से पैसा निकाल लिया, उनका नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो अगर शेयर बढ़ता भी है तो उनको इतना फायदा नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज देखिए, यही वीडियोकॉन के साथ हुआ था। वीडियोकॉन 100 रुपए में चलता था 2018-19 में, और उसका होल्डिंग जो था 32-33% का ओनर का होल्डिंग था, करेक्ट। मगर 90% वो प्लेस थे, 98%। कंपनी क्या हुआ? 1 रुपए में आ गया। आपको ये चीज देखनी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग देखिए आप। ठीक है, जब करेक्शन हुआ तो आपको देखना चाहिए। करेक्शन के साथ में ये लॉजिक देखिए, किस लिए करेक्शन हुआ है? क्या बिजनेस एकदम ही खत्म हो गया है? क्या डेट बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं चल पा रहा? क्या ये बिजनेस कमा के अपना डेट चुका पाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मार्केट से उधारी ले, वो पूरा बात नहीं है। मार्केट से उधारी लेके बिजनेस होता है, मगर उधारी लेने के बाद क्या मैं वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चुका पाऊंगा? इतनी ताकत है मेरे में? अगर है तो अच्छी कंपनी है, अगर नहीं है तो अवॉइड कीजिए, जितना भी टूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सर ने हमें आज काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया है। थैंक यू सो मच लोकेश सर ये सवाल लेने के लिए।